नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चिरानिया क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा दोस्तों आपको विदित है कि हम NCERT और RBC की बुकें इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको मैं जितेंद्र कुमार कराऊंगा। हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्योंकि हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत ही महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्मों को मानने वाले थे, अर्थात गुप्त साम्राज्य में जो शासक हुए वो वैदिक धर्मों को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो गुप्त वंश में जो अश्वमेध करने वाले शासक थे उनमें थे मुख्य रूप से समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रश्रय दिया, अर्थात आश्रय प्रदान किया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी बने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि फायान चीनी यात्री किस शासक के समय भारत आया, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चला है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। फायान ने अपनी यात्रा में बताया है कि गुप्त साम्राज्य था वो सुशासित साम्राज्य था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार बहुत कम था। उन्होंने एक बात कही कि अपराध है वो नामात्र के थे और जनता से कर भी बहुत कम लिया जाता था। राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, कि राजकार्य के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता था उस भाषा का नाम था संस्कृत। अभिज्ञान शाकुंतला नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास गुप्त वंश में ही हुए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभिज्ञान शाकुंतला नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास गुप्त साम्राज्य में विद्यमान थे। इसके बाद हम बात करें कि मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त। ध्यान रखनी चाहिए आपको, ये रचनाएं काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सुविख्यात कोशाकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए थे। तो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि गुप्त साम्राज्य की जो राजभाषा थी, अर्थात राजकार्य में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था उस भाषा का नाम था संस्कृत। और चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक और मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त तथा सुविख्यात कोशाकार अमर सिंह गुप्त काल में हुए थे। इसके बाद हम बात करें कि महाभारत, रामायण तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में सामने आई। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि रामायण और महाभारत और मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस काल में दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ। तो ध्यान रखने वाली बात है कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने वाला काल था गुप्त काल। कौन सा वंश था? गुप्त काल, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई थी। जो दशमलव प्रणाली थी वो अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई थी। उस काल की वास्तुकला और चित्रकला और धातु कला प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों में मिला है। तो उस काल की जो वास्तुकला और चित्रकला और धातु कला की जो
जानकारी के जो प्रमाण मिले हैं वो झांसी और कानपुर के अवशेषों मिले हैं। अजंता की कुछ गुफाएं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ और नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको उस काल की वास्तुकला के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो झांसी, कानपुर के अजंता की गुफाएं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ और नालंदा में स्थित 80 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन समाज की बात करेंगे। तो गुप्तकालीन समाज में परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्ण थे? 4। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। उनके कर्तव्य थे किनके? ब्राह्मणों के। ये 4 कर्तव्य बताए गए हैं। एक कर्तव्य था अध्ययन, एक था अध्यापन, यज्ञ और दान। ये 4 कर्तव्य ब्राह्मणों के माने जाते थे। गुप्त काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्यों का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। जो वैश्य थे 4 वर्ण विभाजित थे। उनमें आपको पता है ब्राह्मणों का जो 4 कार्य थे वो थे अध्यापन और यज्ञ और दान करना था। क्षत्रियों का उनका प्रत्येक का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्यों का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था और शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों का विषय व्यवसाय का बंधन में शिथिल होने लगा था। अर्थात जो जातियों का व्यवसाय के आधार पर जो जातियां बटी थी उनमें थोड़ी सी शिथिलता प्रदान की गई थी। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। तो गुप्त काल में भी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधार पर ही मानी जाती थी। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। तो स्त्रियों की बड़ी अच्छी स्थिति थी। धार्मिक कर्तव्यों में पति के साथ पत्नी उपस्थित होना अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं थी। तो गुप्त काल में पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी और स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। तो महत्वपूर्ण लाइन आपको ध्यान रखनी चाहिए कि गुप्त काल में कितने प्रकार के विवाह किए जाते। तो 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंकर प्रथा भी थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां मूर्धवा, शिवक्त, कारण, अंबष्ट और पार्श्व आदि उग्र थी। ये जो जातियां थी मिश्रित, ये उग्र जातियां थी। कार्यस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया। जो कायस्थ वर्ग था वो गुप्त वर्ग में एक वर्ग था परंतु बाद में एक जाति के रूप में परिवर्तन हो गया था। गुप्तकालीन साहित्य में नारी को आदर्श चित्रण किया गया है। नारी का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार हुआ करता था। यह महत्वपूर्ण लाइन है कि पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार हुआ करता था। तो ये गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी।